केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरसीसी की आज क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। आरसीसी का लास्ट टॉपिक थ्योरी का लगभग कोर्स समाप्त होने के कगार पे। दो वीडियो या तो एक वीडियो में एक लेक्चर या दो लेक्चर में पूरा आरसीसी ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पूर्व प्रबलित कंक्रीट किसे कहते हैं? समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ के जान लेते हैं कि जब किसी संरचना खंड पर बाह्य भार पड़ने से पूर्व, आप किसी संरचना का मान लीजिए कि एक बीम का निर्माण कर रहे हैं। पहले पढ़ते हैं परिभाषा, फिर से समझाते हैं। जब किसी संरचना खंड पर बाह्य भार पड़ने से पूर्व इसमें यांत्रिक विधि से ऐसे प्रतिबलों को उत्पन्न कर दिया जाए जो भार पड़ने पर उपजे प्रतिबलों के विपरीत प्रकृति को हों, तह यह क्रिया पूर्व प्रतिबलित कहलाती और खंड पूर्व प्रतिबलित अवयव माना जाता है। समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा। मान लीजिए ये बीम बनाई गई होगी। इसमें दो चीज़ों का यूज किया गया होगा, एक कंक्रीट और एक स्टील। कंक्रीट क्या लेती है? कंप्रेशन लोड को लेगी। स्टील किसको लेगी? टेंशन लोड को लेगी। कंक्रीट किसको लेगी? कंप्रेशन लोड को लेगी। और स्टील किसको लेगी? टेंशन लोड को लेगी। अब इस पे हमने मान लिया कि लोड देंगे। बीम है, बीम पे लोड आएगा, कुछ पी लोड आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कंक्रीट पे लोड आ रहा है पी न्यूटन का, या कुछ भी लोड आ रहा है। इस लोड की वजह से इस कंक्रीट ब्लॉक में क्रैकिंग भी हो सकती है, सिकुड़न भी हो सकती है, दरारें पड़ सकती हैं, ऐंठन हो सकता है, टूट सकता है, बहुत सी अन्य क्रियाएं अननेसेसरी हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? किसकी वजह से? इस लोड की वजह से उस स्ट्रक्चर में डैमेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। उस डैमेज होने की संभावना को दूर करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि दरार पैदा होना है तो दरार पैदा होने से रोकने के लिए जो व्यवस्था इस कंक्रीट ब्लॉक में की जाएगी, दरार रोकने से पहले के लिए जो व्यवस्था इस कंक्रीट ब्लॉक में की जाएगी, वह प्रक्रिया पूर्व बलित कंक्रीट के अंतर्गत आएगी। मतलब किसी स्ट्रक्चर के निर्माण करने से पहले उसमें होने वाले डिफॉर्मेशन, किसी तरीके की परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उसमें पहले से वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर देना, तो वही प्रक्रिया पूर्व बलित कंक्रीट के अंतर्गत आती है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि हम पुल का निर्माण करते हैं। एक पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो पुल के निर्माण और उस पर रेल की पटरियों का जाना है। रेल की पटरियां बिछानी है और रेल उससे गुजरेगी। रेलगाड़ी जब गुजरती है तो उस पर इतना ज़्यादा टेंशन उत्पन्न हो जाता है कि वो स्ट्रक्चर टूट जा सकता है। ठीक है, टूट सकता है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब रेल गाड़ी किसी पुल से ऊपर से गुजरती है तो उसमें वाइब्रेशन सबसे अधिक होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से उसमें टेंशन उत्पन्न होता है, उस स्ट्रक्चर में टेंशन उत्पन्न होता है। उस टेंशन को दूर करने के लिए, उस तनन को दूर करने के लिए पहले से हम उतना टेंशन उसमें पैदा कर दें कि रेलगाड़ी से उत्पन्न टेंशन उसके उत्पन्न टेंशन से कम मान का हो जाए, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आई कि क्यों किया जाता है? फिर से पढ़ते हैं। जब किसी संरचना खंड पर बाह्य भार पड़ने से पूर्व इसमें यांत्रिक विधि से ऐसे प्रतिबलों को उत्पन्न कर दिया जाए, जैसे कि ऐंठन पड़नी है, दरारें पड़नी है, टेंशन आना है, उनको दूर करने के लिए जो व्यवस्था कर दी जाए, जो भार पड़ने पर उसमें उपजे प्रतिबल, जैसे प्रतिबल टेंशन उत्पन्न होगा, टेंशन स्ट्रेस होगा, तो उस विपरीत प्रकृति का हो तो टेंशन उत्पन्न होगा, तो टेंशन को दूर करने के लिए उसमें पहले से व्यवस्था कर दी जाए, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को पूर्व बलित स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। प्रबलित कंक्रीट संरचना में इनकी तली में महीन दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। मान लिया क्रैकिंग होती है, भार हटा लेने के उपरांत इसमें दरारें बनी रहती हैं। यह दरारें धरण की सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करती हैं।
परंतु इससे नमी व वायु के संपर्क में आ जाने के कारण संक्षारण होता है। ये स्वाभाविक सी बात है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें की जाती। दरारों को रोकने के लिए प्रबलन इस्पात में तनन प्रतिबलों को नियंत्रित किया जाता है। बाह्य भार पड़ने से ही यांत्रिक विधि संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न कर दिया जाता है, जो भार को स्थानांतरित करता है, जिससे दरारें पड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। यह उपाय पूर्ववर्णित कंक्रीट कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए कि ये यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए एक बीम है, ऊपर से लोड आ रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, साइड से प्रेशर लग रहा है। प्रारंभिक प्रतिबल कैसा होगा, P/A के। उसके बाद बाह्य भार पड़ने की वजह से इसमें क्रैकिंग हो जाएगी। बाह्य भार पड़ने की वजह से क्या बनेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। फिर दोनों को जब कंबाइन करेंगे, मान लिया पहला स्ट्रक्चर क्या था, ये था। ठीक है, प्रारंभिक प्रतिबल ये था। फिर उसके बाद भार पड़ने के बाद कैसा हो गया, भार पड़ने के बाद स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कुछ ये था, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, ये सेफ बचा और वही P/A का यहाँ पे है और P प्लस ये। ठीक है। अंतिम प्रतिबल। पूर्व प्रबलित कंक्रीट के गुण व दोष। गुण क्या है, पूर्व प्रतिबलित संरचनाओं का विक्षेप सीमा में रहता है, फर्माबंदी सस्ती पड़ती है। ये सब गुण और दोष हैं। पूर्व प्रबलित कंक्रीट न्यूनतम माप होने के कारण हल्का होता है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट खंड में खंड की समस्त कंक्रीट भारों को रोधित करता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा। क्या है, गुण क्या है कि फर्माबंदी इसकी क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है। न्यूनतम माप का होता है, साइज न्यूनतम माप होगी तो इसका भार क्या होगा, कम होगा। खंड में समस्त कंक्रीट भारों पर रोधित होता है। विक्षेप डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिनिमम होता है। दोष क्या है, इसके निर्माण के लिए उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा उच्च तनन सामर्थ्य वाली इस्पात प्रयोग की जाती है। तारों को खींचने के लिए बलशाली जैक का प्रयोग किया जाता है। जटिल व महकमी फर्माबंदी पड़ती है। निर्माण में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रयोग क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ पूर्व बलित कंक्रीट स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है। लंबे पार्ट वाले रेल व सड़क पुलों के लिए जिसका स्पैन 50 मीटर से अधिक हो, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवरों के लिए, उच्च वोल्ट के विद्युत संचारण के तारों खंभों के निर्माण में, खंभे आप देखते होंगे कि खंभों में पतली पतली वायर डाल के उसका निर्माण किया जाता है और उसकी सामर्थ्य क्या होती है, बहुत अधिक होती। रेल पथ के स्लीपर, रेल पटरियों के नीचे डाला गया स्लीपर, उसके निर्माण में किया जाता है। ये पूर्व बलित कंक्रीट संरचना के अंतर्गत आते हैं। ये नॉर्मल तरीके से नहीं बनाए जाते हैं, इसको पूर्व बलित संरचना के अंतर्गत द्रव भंडारण टंकियों के निर्माण में, वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के लिए, परमाणु संयंत्रों के निर्माण में, औद्योगिक सेट व वर्कशॉप के निर्माण में, इस तरीके के स्ट्रक्चर में हम पूर्व बलित कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट निर्माण के लिए पदार्थ उपकरण। पदार्थ कौन कौन से हैं, दो पदार्थ हैं। कौन कौन सा, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट और उच्च तनन इस्पात वाली तारें। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट किस ग्रेड की होती है, ये M30 से अधिक ग्रेड की सामर्थ्य वाली कंक्रीट किस में आती हैं, उच्च सामर्थ्य में। और तनन इस्पात की तारें, वायर, पतली पतली वायर जो होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है इसमें, न कि हम छड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उच्च सामर्थ्य की सीमेंट कंक्रीट। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में उच्च सामर्थ्य वाली M30 से अधिक सीमेंट कंक्रीट की प्रयोग की जाती है, जिसमें जल सीमेंट अनुपात कम रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, जल सीमेंट अनुपात न्यूनतम रखा जाता है। कंक्रीट तैयार करने के लिए मिक्सर, मतलब उसे बनाने के लिए मिक्सर, तथा संघनन के लिए, बैठाने के लिए वाइब्रेटर का, कंपन कराने के लिए वाइब्रेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में सिकुड़न दरारें कम पड़ती हैं। कंक्रीट के लिए मुख्य आंकड़े निम्न। जल सीमेंट अनुपात 0.45 होना चाहिए। स्लम्प वैल्यू, अवपातन, स्लम्प टेस्ट जो हम लोग करते हैं, स्लम्प वैल्यू से 75 mm होनी चाहिए। सामर्थ्य IS कोड के अनुसार, किस IS कोड 456 2000 के अनुसार पूर्व तनन के लिए M40, पश्चिम तनन के लिए M30 का प्रयोग किया जाता है। ठीक। उच्च तनन इस्पात जो प्रयोग की जाती है, ये किसकी बात हो गई, सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट कौन सा प्रयोग करेंगे, M30 से ऊपर की ग्रेड का, 30 का ऊपर का प्रयोग करेंगे। और इस्पात कौन सा,
प्रयोग करेंगे, तनन इस्पात वायर का प्रयोग करेंगे। पतली पतली वायर, जितनी पतली वायर रहेगी उसकी संपीड़न तनन सामर्थ्य उतनी अधिक। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पतली वायर रहेगी तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे तो उसमें टेंशन, खींचना क्या होता है, टेंशन पैदा करना। तो पतली वायर को खींचने में क्या होगा, जितनी ज़्यादा पतली वायर होगी उसमें उसकी टेंशन सामर्थ्य, टेंशन स्ट्रेस अधिक होगी। पहले उसके बाद देख लेते हैं, पूर्व बलित कंक्रीट में उच्च तनन सामर्थ्य की तारें इस्तेमाल की जाती है। सामान्यतः मृद इस्पात की सादा तथा विरूपित छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। वही बात अभी बताई जा रही थी कि इसमें क्या किया जाता है, प्लेन और डिफॉर्मेशन छड़ का प्रयोग नहीं किया जाता, वायर का प्रयोग किया जाता है, तारों का प्रयोग किया जाता है। जो महीन तारें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उनको बांध कर एक दूसरे में लपेट के, जैसे रस्सी होती है, रस्सी का निर्माण किया जाता है, उसी तरीके से इसका भी निर्माण किया जाता है। तारों को बंडल में बनाया जाता है और उसके बाद उसे इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सामान्यतः मृद इस्पात तथा सादा तथा विरूपित छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसकी पराभव यील्ड स्ट्रेस कम होती है। इस्पात के रूप में महीन तारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे महीन तार होंगे उनकी तनन सामर्थ्य अधिक होगी। इसमें तारों को आपस में बांधकर बंडल बनाया जाता है जिसे कंडरा कहते हैं। एक डोरी में 2, 4, 7, 8 इस तरीके के तार डाल के एक बंडल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि तार 1.5 mm का है, 2 mm का है, 2.5 mm की, जिसकी चरम तनन सामर्थ्य क्या है, जितना महीन तार है। ध्यान से इस फिगर को इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, जितने महीन वायर हैं उतना ही उसकी चरम तनन सामर्थ्य अधिक है और जितने मोटे होते जा रहे हैं उतनी ही कम होती जा रही। तो वही प्रोपोर्शनल, तार का व्यास अगर कम है तो उसकी चरम तनन सामर्थ्य अधिक होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसकी सामर्थ्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इतना हो गया। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट निर्माण में उपकरण, ये तो पदार्थ हो गए। पदार्थ में 2 पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से 2 पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, उच्च तनन सामर्थ्य वाली सीमेंट कंक्रीट और वायर, 2 तरीके का। फिर उसके बाद आपके ये पदार्थ हो गए, कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाएंगे। उपकरण को ध्यान में लेते हैं। कंडरा, कंडरा किसे कहते हैं, घींच कर रखी गई ऐसी इस्पाती तार जो कंक्रीट में पूर्व बलित उपकरण उत्पन्न कर दे, कंडरा। मतलब ये समझिएगा कि ये इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि मान लीजिए कि ये एक कंक्रीट ब्लॉक है, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, उनको आपस में बांधे रखना है और बीच में से होल है, बीच में से होल है। इसको फिगर को इस तरीके से भी समझिए कि ये एक कंक्रीट ब्लॉक है जहाँ से बीच में से होल है। ठीक है, यहाँ पर ही बीच से ही तारों के बंडल को आपस में बांधकर कई तारों को लाया गया, आपस में कई तारों को लाया गया। इधर एक सिरा इसको फिक्स कर दिया गया जिसे जकड़ दिया गया, जकड़े बोला गया, और इधर दूसरे सिरे को जैक के द्वारा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो तार डाले गए हैं, तारों का एक बंडल जो डाला गया है उसी को बोलते हैं कंडरा, उसी को बोलते हैं कंडरा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, घींच कर रखी गई ऐसी इस्पाती तार जो कंक्रीट में पूर्व प्रतिबल उत्पन्न करे, कंडरा कहलाती है। इसमें तारों को आपस में लपेट कर एक बंडल बनाया जाता है। इस पद्धति में तारों को एक एक करके अथवा एक बार में ही खींचा जाता है। ठीक है, जकड़े, जकड़े क्या होती हैं कि उसके बांधे रखने के लिए, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक रहा होगा, इसको आपस में इस स्थान पे बांधे रखने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा उसी को जकड़े कहते हैं। मतलब उसे बांधे रखने की व्यवस्था को जकड़े। तारों को खींचने के बाद इसमें दी गई खींच को कायम रखने के लिए इन तारों के सिरों को यांत्रिक विधि से जकड़ दिया जाता है जिसे जकड़े कहते हैं। जैक क्या होता है, तारों को खींचने के लिए जैक लगाया जाता है, इसमें द्रव चलित जैक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीमेंट ग्राउटिंग क्या होती है, तारों को खींचने के उपरांत बचे स्थान में सीमेंट का भराव किया जाता है। मान लीजिए कि यही रहा होगा, ठीक है, यही तो रहा होगा जिसमें से तार डाल दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस बचा होगा, इस स्पेस को इसलिए भर दिया जाता है कि अगर स्पेस है, वायु के संपर्क में ये वायर रहेंगे तो नमी के कारण ये संक्षारित हो जाएंगे और ये अपनी सामर्थ्य खो देंगे। संक्षारण होने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो उसी संक्षारण को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, सीमेंट का घोल डाल के इसे बंद कर दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग कहते हैं। वही तारों को खींचने के उपरांत बचे स्थान पर सीमेंट का भराव किया जाता है जिससे वह अपने स्थान पर बनी रहे। इस प्रक्रिया को सीमेंट ग्राउटिंग कहते हैं। फिगर ध्यान से देख लीजिए कि एक वायर है, ये वायर है, फिगर है। टेंडर क्या है, टेंडर क्या है, वायर का एक
ग्रुप है, मतलब कई तारों का एक ग्रुप है, वो आपस में बांधा गया है। कंक्रीट ब्लॉक हैं। जकड़े कहाँ हैं, मतलब एक फिक्स को, एक सिरे को उसको फिक्स करके उससे उनको पास करके बनाया गया, जिसे जैक के द्वारा खींचा जाता है। जैक के द्वारा खींचकर उसे फिक्स कर दिया जाता है। यही प्री स्ट्रेस में है। फिर से जान लेते हैं प्री स्ट्रेस है क्या। प्री स्ट्रेस कंक्रीट वह व्यवस्था है कि उसमें पहले से, मतलब अगर दरार उत्पन्न होनी है, समझ लीजिए दरार उत्पन्न है तो दरार को रोकने कोई भी प्रक्रिया होनी है, उस प्रक्रिया को होने से रोकने रहने के लिए उसमें पहले से उतना स्ट्रेस पैदा कर देना, टेंशन पैदा कर देना, दरार को रोकने के लिए वो व्यवस्था पैदा कर देना, ये सब प्रक्रिया कर देना, यही प्रक्रिया करना ही प्री स्ट्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, अगली क्लास में हम समझेंगे कि कितने मेथड हैं प्री स्ट्रेसिंग के। 2 मेथड हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से। तो लास्ट टॉपिक है, हो सकता है एक लेक्चर में वो ख़त्म हो जाए। बस आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।